10th क्लास के छात्र सभी तैयार हो जाएं। चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण। इस वीडियो में सभी चीज़ आपको उपलब्ध कराई जाएगी। बड़े ही ध्यान पूर्वक इसको देखिएगा और इसको सभी नोट डाउन भी करें और जो वीडियो के लास्ट में कमेंट भी करें। ओके, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया के बारे में जान लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? वह क्रिया जिसमें अभिकारक अभिक्रिया करके आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, एक नया उत्पाद बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वहीं पे भौतिक जो अभिक्रिया होती है, इसमें क्या होता है कि कोई भी जो अभिकारक होता है वो अपना अवस्था परिवर्तन करता है और उसके बाद आपका ये जो अभिक्रिया होती है आपकी भौतिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि आपको बता दिया, जैसे जल जो है जब ठोस अवस्था में आता है तो वो क्या करता है कि आपके बर्फ़ बनाता है, ठीक है। तो इसमें अवस्था परिवर्तन होगा, ठीक है। तो हम इस चैप्टर को विस्तारपूर्वक पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ है पहले रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह क्रिया जिसमें अभिकारक आपस में मिलकर के उत्पाद बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? आपका रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण ले लेते हैं, मैग्नीशियम फीते का जलना, जो कि इसमें ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, ठीक है, उपचयन की अभिक्रिया होती है। भोजन का पाचन, भोजन का जो पाचन होता है तो इसमें भी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। लोहे पर जंग लगना, जिसे संक्षारण भी कहते हैं, इसको क्या होता है? ये भी एक ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। श्वसन, ये भी ऑक्सीकरण है। दही का बनना, तो ये आपकी सारी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हो जाते हैं। अगला लेते हैं, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं। तो सबसे पहले अभिकारक वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके अभिकारक कहलाते हैं, ठीक है। अभिकारक सदैव क्या करते हैं? आपके बाएं हाथ में यानी लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। एक या दो अधिक हो सकते हैं, ठीक है, सदैव आपके बाएं हाथ में लिखे जाएंगे। अब आते हैं आपके उत्पाद में। वह पदार्थ जो अब किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? हम उत्पाद कहते हैं, ठीक है। तो ये सदैव कहाँ रखे जाते हैं? बाएं हाथ और दाएं हाथ में रखे जाते हैं और ये आपके राइट हैंड साइड में सदैव रखे जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं रासायनिक अभिक्रिया का प्रभाव। जैसा कि रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके बाद क्या होता है? गैसों का निकलना, रंग का बदलना और तापमान का बदलना, अवस्था में परिवर्तन होना, सुगंध या दुर्गंध आना। तो इस प्रकार से अभिक्रिया के दौरान मिलता है, ठीक है। इस तरह से अभिक्रिया के दौरान कोई भी चीज़ उत्पाद मिलता है। जैसे कि इसके बाद हम अगर अब समझना चाहें तो मैग्नीशियम के जो फीते जब जलता है तो मैग्नीशियम क्या होता है? आपका Mg होता है बेटा। अगर Mg ऑक्सीजन से क्रिया करे, ऑक्सीजन यानी दो, यानी डाइऑक्सीजन कहते हैं इसे, तो जब ये अभिक्रिया करता है तभी MgO बनता है, ठीक है, MgO बनता है। तो ये जो अभिक्रिया है आपकी सांकेतिक रासायनिक अभिक्रिया है। इसे शाब्दिक रूप में भी लिखते हैं, मैग्नीशियम और आपका डाइऑक्सीजन मिलके बनता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे शाब्दिक रासायनिक समीकरण, ठीक है। शाब्दिक रासायनिक समीकरण क्या होती है इसमें देखते हैं। इसमें अभिकारकों और उत्पादों को उनके नाम से दर्शाया जाता है। जैसे कि पीछे मैंने बताया, वहाँ पे आपने देखा होगा कि उसके नाम से दर्शाया जाता है। जैसे हम देख लें कि कार्बन और प्लस आपके ऑक्सीजन, तो ये एरो का निशान है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो ये कैसी रिएक्शन हो जाएगी? आपकी शाब्दिक रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। ध्यान से समझते रहें, तभी आप क्या कर सकते हैं? प्रश्न उत्तर को जो होंगे उन्हें हल कर सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित कैसे करेंगे? तो यहाँ पे जिंक है प्लस आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है, एरो का साइन है जाएगा। जिंक सल्फेट हो गया प्लस आपका हाइड्रोजन गैस। जैसे कि यहाँ पे जो साइड में होगा, मैंने बताया था आपको, आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्या होंगे? अभिकारक होंगे सदैव, और आपके उत्पाद क्या होंगे? राइट हैंड साइड में, यानी कि आपके दाहिने हाथ में होंगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे इस समीकरण को यहाँ पे लिखा हूँ, तो ये कैसी रिएक्शन जाएगी आपकी? ये आपकी हो जाएगी आपकी शाब्दिक,
कैसी हो जाएगी, शाब्दिक रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, शाब्दिक रासायनिक अभिक्रिया ये हो जाएगी। जो ये वाली है ये आपकी कैसी ये आपकी समीकरण के रूप में दी गई है। ठीक है, तो ये सांकेतिक समीकरण दे दी गई है, इसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण में जिंक को हम पहला कैपिटल फिर स्मॉल में लिखते हैं, तो ये जिंक हो जाएगा Zn। और ये जो लिखा गया है, ठीक है, इससे मैं बाद में समझाऊंगा आपको, ये S क्यों लिखा गया ब्रैकेट में, प्लस आपका H2SO4 और ये लिखा गया है लिक्विड L लिखा गया है। अब एरो का साइन है ZnSO4 प्लस आपका H2, तो ये बन गया आपका जिंक प्लस आपका H2SO4 और इसके बाद जिंक सल्फेट बनता है प्लस आपका हाइड्रोजन गैस हो जाती है। समझ में आ रही बात आपको। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि ये S क्या चीज़ है, मैं बताता हूँ। S4 होता है आपका सॉलिड, सॉलिड मीन्स होता है ठोस, क्या होता है, ठोस होता है। और इसके बाद यहाँ L4 क्या होता है, लिक्विड होता है, यानी इसे द्रव कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या दे रखा है, यहाँ पे कभी भी एरो का साइन भी देखेंगे तो उसे हम गैस कहते हैं। ठीक है, गैस एरो के साइन से प्रदर्शित करेंगे, G भी लिख सकते हैं, तो ये गैस हो जाता है। और AQ लिखेंगे तो वो आपका जलीय विलयन होगा, यानी एक्वस सॉल्यूशन होता है, जलीय विलयन होता है। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे रासायनिक समीकरण दे रखी, कैसे बनाते हैं पूरा यहाँ पे लिखा गया है। तो रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित की जाती है। ठीक है, रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारकों और उत्पादों के रासायनिक सूत्र, उनकी भौतिक अवस्था, जैसे कि मैं बता दूं ये भौतिक अवस्थाएं दिखाई गई थी, ये सॉलिड लिक्विड है ना, तो भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। अब आप कहोगे सर भौतिक अवस्था क्या है, तो भौतिक अवस्था जो होती है किसी भी पदार्थ की, रासायनिक पदार्थ की एक कमरे के तापमान पे जो उसकी जो अवस्था होती है उसी को माना जाता है आपकी कमरे के तापमान, जो कि 25 डिग्री सेल्सियस कमरे का तापमान होता है, के साथ लिखे जाते हैं। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। ठीक है, मैं आपको बताते चलता हूँ यहाँ पे जो है इस वाले पॉइंट को, तीसरे पॉइंट को, जैसे मान लीजिए ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने H2 ले लिया, यानी डाई हाइड्रोजन, तो ये मैं रासायनिक समीकरण बता रहा हूँ। तो इसके ऊपर मैंने Na लिया है। ये जो है बेटा, ये जो दे रखा है ये आपका उत्प्रेरक है, तो इसको तीर के ऊपर लिख सकते हैं या नीचे लिख सकते हैं। तो यहाँ बनता है CH3 और ये आपका CH3, ये आपका एथीन है जो हम आगे पढ़ेंगे, और ये एथेन बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। ठीक है, अगर मान लिया जाए यहाँ पे ले लिया जाए CaCO3, अगर एरो का साइन लेते हैं और इसके बाद इसके ऊपर ऐसा साइन आ रहा हो, ये होता है गर्म करने का चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ से बनेगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया। अब हम इसके नेक्स्ट पढ़ेंगे, सर नोट भी कर लीजिए, नोट करते जाएं। हिट एंड ट्रायल मेथड से संतुलित करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है कि शुरुआत में एक एक चरणबद्ध तरीके से करते हैं। ठीक है, तो इसे अच्छे से करते हैं। आइए चरणबद्ध होकर के, इसमें जो चरण पहला होगा उसको देखेंगे। इसके बहुत सारे आपको उदाहरण देखने हैं, तो मेरी जो पहली वीडियो है आई लिंक जो आ रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे तो मिल जाएंगे। आप उसको सॉल्व करिए, काफ़ी अच्छे तरीके से ईजी वे में मैंने सिखा रखा है। तो यहाँ पे चरण फर्स्ट क्या है आपका, देखते हैं। अभिकारकों तथा उत्पादों के आसपास बॉक्स बनाने पर, जैसे कि मैंने लिया है उदाहरण Fe प्लस H2O, एरो का निशान, Fe3O4 प्लस आपका H2O, ये आपका उत्पाद, ये आपका अभिकारक। अभिकारक आपके लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगे और ये राइट हैंड साइड में। चरण नंबर 2 है, पहला चरण कंप्लीट हो गया कि इसको बॉक्स बनाना है। ठीक है, दूसरे चरण में क्या करेंगे कि समीकरण के परमाणुओं की संख्या को नोट करने पर, अभी यहाँ पे समीकरण पहले क्या नज़र आ रहा है आपको, Fe है। ठीक है, तो उसको नोट कर लिया। फिर क्या नज़र आ रहा है, खाली H देखिए, H नज़र आ रहा है, उसके बाद O नज़र आ रहा है।
वही चीज़ यहाँ पे भी होगी। ठीक है, तो ये हो गया। अगर देखा जाए यहाँ पे, अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखा जाए यहाँ पे, तो कितना है आपका Fe 1 है। यहाँ पे देखें खाली, इसको आप देखिए, इसको इधर वाले में, तो यहाँ पे 3 है। ठीक है, इसकी 3 संख्या हो जाती है। नेक्स्ट हो जाता है यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या। आप इसे छुपा देते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या 2 नज़र आती है। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे भी 2 है, ये तो बैलेंस है ना, संतुलित है। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या अगर इसको हम छुपा दें तो सिर्फ 1 ही नज़र आ रही है। ठीक है, इसको आप छुपा देंगे तो 1 ही नज़र आ रही है, इसको छुपाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ आपके 4 नज़र आ रही है। ठीक है, जब हम संतुलित करेंगे तो जब सबसे ज़्यादा जिसमें परमाणुओं में ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा वहीं से प्रारंभ भी करेंगे। तो इस तरीके से चरण नंबर तीसरा आएगा मेरा ऑक्सीजन परमाणुओं को संतुलित करने पर। हम ऑक्सीजन परमाणुओं को संतुलित करेंगे। जैसे कि यहाँ पे Fe जो है, H है, फिर O है। कितना संख्या था यहाँ पे, 1 था, 2 था, और यहाँ पे 1 था, 3 है, 2 है, और ये 4 है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा था कि ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे, इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये बॉक्स के बाहर ही करेंगे, क्योंकि यहाँ तो लिख नहीं सकते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखना बॉक्स के अंदर हम नहीं जाएंगे, बाहर बाहर ही परिवर्तन करेंगे। ठीक है, तो बाहर बाहर इसको परिवर्तन कर लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 4 लिख दिया जाए। तो पहला काम खत्म, हमारा तीसरा चरण हमारा जो है वो ख़त्म हो गया पूरी तरीके से। ठीक है, अब आते हैं चरण नंबर चौथे में, हाइड्रोजन तथा आयरन परमाणुओं को संतुलित करने पर। मैंने एक ही इसको स्टेप में ले लिया है, तो फोर्थ वाले स्टेप में Fe है, और ये आपका H है, फिर O है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे कितना था आपका, 1 है। ठीक है, 1 है, परंतु यहाँ पे कितना है, 3 है। इस तरीके से हाइड्रोजन की संख्या 2 है यहाँ पे। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे 2 है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे 4 है। ठीक है, यहाँ तो 4 हो गई थी, गुणा करा था हमने, यहाँ पे भी। अच्छा, एक बात और है कि यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 4 दूनी 8 हो गई है भाई, 4 दूनी 8 हो गई है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है, 4 दूनी 8, ये 4 सब में गुणा होगा, इस हाइड्रोजन पे भी और इस ऑक्सीजन पे भी। 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो 2 ही है ना। ठीक है, यहाँ पे तो 2 ही है, तो कितने से आपने गुणा कर देना है, यहाँ पे गुणा कर देना है आपका 4 से। ठीक है, 4 से गुणा करना है। तो जब वो गुणा किया तो मैंने यहाँ पे समीकरण में 4 से यहाँ पे गुणा कर दिया आपके राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो 4 दूनी 8 हो गया। ठीक, उसके बाद क्या करना है, हमारा Fe अभी सही नहीं चल रहा है, तो इसको 3 से गुणा करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो मैंने Fe में 3 से गुणा कर दिया। ये स्टेप नंबर जो आपका 4 है वो ख़त्म होता है। स्टेप नंबर 5 में आते हैं। स्टेप नंबर 5 क्या करता है कि बॉक्स हटाने पर, हमने बॉक्स हटा दिए सारे। ठीक है, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे मैंने 3 राइट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे आपका 4 था ना, वैसे यहाँ पे 4 दे लिखा, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखा, 4 हो गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी मैं 4 लिख दूंगा बॉक्स हटाने पर, और यहाँ पे भी बॉक्स हट गया तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। ये स्टेप नंबर 5 आपका फिनिश हो गया आसानी तरीके से। अब आते हैं चरण आपका 6, यानी आपका स्टेप नंबर 6 हो जाएगा भौतिक अवस्थाएं लिखने पर। देखिए, पदार्थ की भौतिक अवस्था भी होती है, कोई ठोस होता है, कोई गैस होता है, मैंने अभी पहले बताया था। तो Fe कौन सी अवस्था में होता है, लोहा, कमरे के तापमान पे सॉलिड होता है ना, ठोस होता है। और लिक्विड, ये जो होता है लिक्विड होता है। ठीक है, परंतु इसमें इस अभिक्रिया में जब हम कराते हैं Fe पर, यानी जलवाष्प से कराते हैं। और जलवाष्प कैसी होती है, अब जलवाष्प आपका H2O तो होता है, गैस अवस्था में होता है। ठीक है, इसकी आपका वेपर से कराते हैं, वाटर वेपर से। ठीक है, तो ये कौन सी अवस्था में है, आपका सॉलिड है। ठीक है, और H2 तो वैसे भी कौन सी अवस्था में होता है, गैस अवस्था में, डायहाइड्रोजन। गैस को आप एरो ऊपर तीर में लगा के कर सकते हैं। तो अब हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कितने प्रकार की आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, ये तो वैसे बहुत प्रकार की होती हैं, मुख्यतः हमने 5 प्रकार में बांट रखी है। इसमें कुछ अभिक्रियाएं जो ऐसे भी हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी इन्वॉल्व की गई है। ठीक है, तो उसको भी ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, और मैंने इसको ट्रिक से समझाया है, इसमें ट्रिक दिया है और उसको ध्यान से समझ लेना। और आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। तो पहली अभिक्रिया जो है संयोजन अभिक्रिया, जिसे हम एडिशन रेशन भी कहते हैं।
तो वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एकल उत्पाद बनाते हैं, ठीक है, तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो एकल उत्पाद का निर्माण कराएंगे, ठीक है, करेंगे। अगर मैं इसमें एक फॉर्मूला बता दूंगा आपको, ए और बी, ठीक है, दोनों दोस्त समझ लीजिए, दोनों हैं दोस्त हैं, ये एक साथ क्लास 10th में आते हैं ना, तो इनकी अच्छी खासी दोस्ती रहती, तो ए बी बनता है, यानी एकल बनते हैं, यानी दो अभिकारक एकल उत्पाद का बनाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसका उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा। चूने की जल से क्रिया करते हैं, यानी जल से क्रिया करेंगे तो क्या होगा, जल से, ठीक है, चूने की जल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, चूना क्या होता है आपका CaO, ठीक है, CaO चूना, ठीक है, चूना लगा हो गया, ठीक है। CaO की जब अभिक्रिया कराते हैं H2O से, यानी जल से अभिक्रिया कराते हैं, तो सबसे पहले तो हम ये लिख लें कि ये कौन सी अवस्था में सॉलिड होगा, ये लिक्विड है, ठीक है। तो इसके बाद बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, ये बनेगा एक्वस यानी जलीय विलयन, ठीक है, जलीय विलयन बनेगा, एक्वस AQ होता है, जलीय विलयन होता है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया हो गई आपकी संयोजन अभिक्रिया, जिसमें दो अभिकारक हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, तो ये मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब इसी में नोट कर लीजिएगा माइंड में कि इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी सम्मिलित कर ली मैंने, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी का भी उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उत्सर्जित होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण हम जो है इसी को समझ लेते हैं, जो ये वाला उदाहरण था, चूने वाला उदाहरण बहुत बेहतर रहेगा। अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया H2O से कराते हैं, अगर मान लें गर्म पानी ले लेते हैं, H2O जो है वो गर्म ले लेते हैं, पानी जो गर्म ले लेंगे, तो ये अभिक्रिया आगे की ओर बढ़ेगी ही नहीं, उत्पाद का निर्माण करेगी नहीं, तो इसे ठंडे जल में अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, ठंडे जल में अभिक्रिया करते हैं। आगे समझ में आएगा आपको क्यों करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है H2O से अभिक्रिया करके कैल्शियम आपका डाइहाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। तो इसके बाद इसमें क्या बनता है, आपकी ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, ध्यान रखिएगा, ऊष्मा भी निकलती है। तो ये अभिक्रिया जो होती है आपकी कैसी कहलाती है, आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई। तो इसे ठंडे जल में इस सब की अभिक्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि ये आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अब आते हैं नेक्स्ट आपका वियोजन अभिक्रिया, जिसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर, ठीक है, टूटकर उत्पाद बनाते हैं, ठीक है, टूटकर एक से अधिक उत्पाद बनाते हैं, तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और यह अभिक्रिया जो कहलाती है वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसका कोड याद रखना कि जब A और B दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, ठीक है, A और B जो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। अब मान लीजिए B के मार्क्स साइंस में अच्छे आते हैं, तो इन दोनों के बीच में गर्माहट सी हो जाती है, गर्माहट मतलब गुस्सापन हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि ये दोनों अलग हो जाते हैं, A और B। तो ये हो गई आपकी वियोजन अभिक्रिया। अब उदाहरण ले लेते हैं, खाने वाले सोडे को गर्म करते हैं। खाने वाले सोडे का सूत्र क्या होता है, NaHCO3, ठीक है, खाने वाला सोडा होता है, ये कि सॉलिड होता है, ठीक है। जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं हम, तो इसमें बनता है Na2CO3, ठीक है, प्लस आपका बनता है CO2 और 1 मोल बनेगा H2O। जैसे कि मैं बता दूँ, नाइट्रोजन आपका 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे तो सारी चीज़ संतुलित हो जाएगी, समीकरण अच्छे से, ठीक। तो ये आपका खाने वाला सोडा है, जैसे बेकिंग पाउडर कहते हैं। अगर इसे गर्म करते हैं तो धावन सोडा यानी वॉशिंग पाउडर बनता है, Na2CO3 प्लस आपका CO2 प्लस आपका H2O, ठीक है। अब आते हैं इसके प्रकार पे, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया के प्रकार भी हैं, ठीक है। तो पहला प्रकार है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन जिसमें हम गर्म करते हैं, तो ये अच्छा रहेगा उदाहरण NaHCO3। तो इसे हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये Na2CO3 में टूट जाता है, ये इसका उदाहरण है। अब वैद्युत वियोजन में क्या होता है, उदाहरण मैंने दिखा रखा है दूसरा। तो इसमें क्या होता है कि H2O, ठीक है, H2O यानी लिक्विड फॉर्म में होगा, इसे खूब गर्म करते हैं,
तो विद्युत वियोजन करते हैं तो H2 अलग और O2 अलग हो जाती है, ठीक है। ये दोनों गैस अवस्था में जाएगी, ठीक है। तो गैस अवस्था में बन जाती है, संतुलित नहीं है ना, तो यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ पे भी 2 लगा दीजिए, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब आते हैं प्रकाशिक वियोजन, इसका तीसरा भाग है प्रकाशिक वियोजन। इसमें क्या होता है कि जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, कुछ अभिक्रियाएँ पूरी होती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद इसको आप नोट करिए, पहले तो नोट करके इसके बाद आप इसको लर्न करते रहिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाता है। इन अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक में विस्थापित कर देता है, ठीक है। तो यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। फिर ध्यान से समझना है, इसमें क्या होता है कि इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील जो तत्व होगा वो जो कम क्रियाशील तत्व है उसके उनके यौगिकों में विस्थापित कर देगा, तो ये अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें आपको बताते हैं, इसमें आपको ट्रिक बता देता हूँ बहुत अच्छी से। जैसे AB है, बेस्ट फ्रेंड है AB, इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये जो है आपका C है, ठीक है। तो A और C दोनों एक साथ आ जाते हैं, मतलब ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको चाहो तो आगे समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो इसको AC बन जाएगा और ये अलग हो जाएगा B, ठीक है। मैं यहाँ पे उदाहरण से समझाता हूँ आपको अच्छे से। Fe है यानी कि आपका फेरस है, आयरन है, प्लस CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट। तो क्या बनाता है यहाँ पे FeSO4 जो कि एक्वस बनेगा, और यहाँ पे प्लस बनेगा आपका Cu जो कि ये आपका सॉलिड में बनेगा, ठीक है। समझने की कोशिश करें, Fe एक बहुत क्रियाशील धातु है और जो कॉपर है कम क्रियाशील है, तो क्या कर दे रहा है इसको, तो इसको अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि ये जो SO4 है इसके साथ जुड़ जा रहा है FeSO4 प्लस आपका क्या हो रहा है Cu बन रहा है। मैं आपको बताते चलूँ, जब CuSO4 के नीले विलयन में, एक क्वेश्चन आ सकता है इसका कि जब आपका CuSO4 के नीले विलयन में जब ब्लेड डाल दी जाती है तो विलयन का रंग हरा क्यों हो जाता है, इस वजह से हो जाता है, यानी FeSO4 बनने की वजह से हो जाता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण 2 यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान, आयन याद रखिएगा, आयनों के आदान प्रदान से होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा कि आयनों का आदान प्रदान होगा दोनों के बीच में। इसमें उदाहरण एक ट्रिक ले लेता हूँ, AB दोनों बेस्ट फ्रेंड है, CD ले लिया, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि पहला वाला सदैव प्लस होगा और दूसरा वाला माइनस होता है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। और ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, ठीक है। मतलब ऐसे ही अभिक्रिया होती है, प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। एक तरीका समझाने का मेरा है, इस वाले के साथ जुड़ जाएगा, प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ेगा, और इस प्रकार से यहाँ बनेगा AC, और इस प्रकार से क्योंकि ये वेट यहाँ पे गलती हुई, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो A होगा आपका D से जुड़ेगा, D से जुड़ेगा, A वाला D से, क्योंकि ये माइनस है, और जो C है वो प्लस है, वो B से जुड़ जाएगा। इस प्रकार से अभिक्रिया होगी संपन्न। अब आओ उसको उदाहरण से समझ लेते हैं। सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया ये जलीय विलयन में BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड से कराई जाती है। तो यहाँ पे ये वाला प्लस वाला हिस्सा है ना, मैंने बताया था ये वाला प्लस हिस्सा है, ये माइनस हिस्सा है, ये वाला प्लस है इतना Ba, और ये वाला माइनस हिस्सा है। तो मैंने आपको बताया था Na और Cl यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझना, इसको NaCl हो जाएगा, ठीक है, एक्वस में, और इस तरीके से BaSO4 बनेगा, इस तरीके से BaSO4 बन जाएगा, ये भी एक्वस में, ठीक है। एक्वस में नहीं बनेगा, ये आपका ठोस अवस्था में यानी अपक्षेप के रूप में बने, ठीक है। तो Na2 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, पूरी तरीके से संतुलित है। Cl2 भी 2 हो गया, तो ये हो गया।
अब आप इसमें देखते हैं अपचयन तथा उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, उपचयन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, हाइड्रोजन अलग होती है। ठीक है, और अपचयन क्या होता है? जहाँ पे ऑक्सीजन हटती है और हाइड्रोजन जुड़ती है। जिन अभिक्रिया में, और इसको रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, यहाँ देखो रिडॉक्स लिखा है मैंने, जिन अभिक्रिया में उपचयन अपचयन दोनों अभिक्रिया पाई जाती है तो उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उदाहरण ले लेते हैं, CuO प्लस आपका H2 प्लस आपका Cu प्लस आपका H2O। जैसा कि यहाँ से देखो, ध्यान से देखना इसमें, अगर इसको आपको समझना है तो ध्यान से समझेंगे। अगर देखा जाए तो इसकी संयोजकता आपकी 2 होगी, प्लस की 2। अब आप कहोगे सर कैसे पता लगाया? तो मैं बताते चलूँ थोड़ा सा, आइए। ऑक्सीजन होता है 8, इसका परमाणु क्रमांक, तो 2 आपका 6 हो जाएगा। वैसे ऑक्सीजन को कितनी की आवश्यकता है? 2 की आवश्यकता है, तो इसकी माइनस की 2 होगी, तो इसकी प्लस की 2 होगी ना, और ये हाइड्रोजन की 0 होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 होगी। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, जहाँ पे, अब ये देखो ध्यान रखना, ये कॉपर जो है यानी आपका तांबा है, इसकी कितनी है? 0 है इस समय। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपका ऑक्सीजन हट रही है ना यहाँ पे, तो आपको क्या हो रहा है? अपचयन। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ऑक्सीजन यहाँ से हट रही है और यहाँ जुड़ रही है, तो ये हो जाएगा उपचयन। ठीक है, इन दोनों अभिक्रियाओं की मिला जुला रूप ही क्या होता है? रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। साथ ही साथ यहाँ याद रखिएगा, विस्थापन अभिक्रिया में एक अभिक्रिया जो रही थी जिसका नाम है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है कि जब वह अभिक्रिया जिसमें को अभिकारक आपस में अभिक्रिया करने पर ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, यानी शोषण होता है ऊष्मा का, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, सामान्यतः बहुत सारी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। दैनिक जीवन में बहुत सारे उपचयन अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे उपचयन अभिक्रियाएं होती हैं, उनमें से संक्षारण और विकृत गंधिता जो है वो बहुत आती होती है। ठीक है, तो इसको हम ध्यान से समझते हैं आगे की ओर। संक्षारण क्या है? ठीक है, जब कोई धातु अपने आसपास आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित हो जाती है, और इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। देखो इसको, उसके उदाहरण आप ले लेते हैं, चांदी के ऊपर काली परत अगर छिड़ जाती है ना, तो उसे ही क्या कहते हैं? आपका संक्षारण कहते हैं, यानी कि नष्ट होने लगती है। तांबे के ऊपर हरे रंग की जो परत आ जाती है, ठीक है, लोहे पर जंग लगना, जैसे कि जंग लगना, यानी जंग का सूत्र लिखा है Fe2O3 × XH2O। ठीक है, तो ये रहा आपका संक्षारण। इसको रोकने के उपाय क्या है? यशद लेपन करना, यानी कोई भी जो लोहे की धातु होती है उस पर जिंक की परत चढ़ाते हैं, जिसे गैल्वेनीकरण भी कहते हैं। अगला है ग्रीस लगा करके उसे हम रोक सकते हैं। पेंट द्वारा लगा करके हम उसको क्या कर सकते हैं? उसको ठीक कर सकते हैं, उसको संक्षारण होने से बचा सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट विकृत गंधिता। ठीक है, तो ये आपका जो विकृत गंधिता है, जैसे कि नाम है विकृत, यानी कि गंधा मतलब विकृत हो जाना, गंध मतलब गंधों का हो जाना। ठीक है, विकृत गंध का हो जाना क्या होते हैं? वर्षा और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाती है, इसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, उदाहरण ले लेते हैं, इसके उपाय ले लेते हैं कि कैसे इसको विकृत गंधिता को रोका जाए। वायु के स्थान पर N2 गैस का प्रयोग करना। आजकल आप जो चिप्स की थैलियों में जो आप खाते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा कहते हैं कि ये फूला रहता है, उसमें क्या होती है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ठीक है, क्योंकि वो उसे विकृत होने से बचाती है। शीतलन यानी कि फ्रीजिंग करके, प्रतिकारक पदार्थ यानी कि आपका NaCl नमक करके इसमें, और तेल वेल से क्या कर सकते हैं? उसको हम बचा सकते हैं। देखिए, ये तो रहा आपका पूरा का पूरा जो पहला चैप्टर है उसका पूरा अध्ययन रहा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो इसमें पूरे इसके अभ्यास के बारे में पूरा करेंगे, इसे हल करेंगे। 1-2 क्वेश्चन जो भी लगातार जो आएंगे उसको हम सब लगातार करेंगे। ठीक है, तो आपको ऑल द बेस्ट, लगे रहें आप।